इस कहानी की सेकेंड कहानी के लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लीरन यहाँ पर एंजिया को कैसे न कैसे करके कन्विंस कर लेता है कि वो उसके कार्ड से बहुत सारा शॉपिंग करे। एंजिया मान तो जाती है लेकिन वो कंफ्यूज थी कि आखिरकार उसे शॉपिंग करना क्या है। तभी वहाँ टीवी पर ऐसे चल रहा होता है वीडियो जेसी का, जहाँ पर कि वो रिंग को दिखा करके सोफ कर रही होती है और सारे जो भी वहाँ पर रिपोर्टर्स थे वो ये कह रहे थे कि लगता है कि जेसी को किसी ने कन्फेस किया है इतना खूबसूरत रिंग दे करके। अब जीजी भी यहाँ पर उन लोगों को यही सोफ कर रही होती है कि हाँ हाँ ऐसा ही है और मुझे किसी ने एक्चुअल में कन्फेस ही किया है। तभी लीरन कहता है तुम्हें रिवेंज लेना है जीजी से। वह कहती है हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं। तब वह कहता है तो सबसे अच्छा रिवेंज लेने का यही तरीका, एक काम करो, जो रिंग अभी जीजी पहनी है ना वो रिंग तुम उससे खरीद लो और उसका खुद ही यहाँ पर इंसल्ट हो जाएगा। एंजिया कहती है क्या ये पॉसिबल है। वो कहता है ऑब्वियसली मैंने तुम्हें कार्ड चीज़ों को बाई करने के लिए ही तो दिया है ना। तो फिर वो यहाँ पर उस कार्ड को उसके लिए रिंग को बाई करने के लिए बोल देता है। ये सुनते ही एंजिया काफ़ी खुश हो जाती है। लाइफ में कोई पहला ऐसा इंसान था जो उसे रिवेंज लेने में उसका हेल्प कर रहा होता है। अभी यहाँ पर जैसे ही उस शॉप के ओनर तक ये बात पहुँचता है कि लीरन ने वो रिंग बाई कर लिया है, तो वो जीजी से वो रिंग कहता है वापस करने के लिए कि किसी और ने ये रिंग बाई कर लिया है। अब सब कहने लगते हैं कि ये रिंग तो जीजी को किसी ने दिया था ना, तो फिर जीजी यहाँ पर ये रिंग क्यों शो ऑफ कर रही है कि किसी और ने बाई कर लिया या किसी और ने दिया है दिस टाइप से। अब यहाँ पर जीजी जल्दी से हु को कॉल करवाती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। हु यहाँ पर जीजी का इमेज मेंटेन रखने के लिए वो रिंग बाई करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है, लेकिन यहाँ पे उसे भी पता चलता है कि किसी ने ऑलरेडी इस रिंग को बाई कर लिया है और वो उसे महंगे दामों में भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कन्फ्यूजन में ये था कि आखिरकार कोई जानबूझ करके जीजी का ये पहना हुआ रिंग क्यों ही बाई करेगा, जरूरी कोई उससे रिवेंज लेना चाह रहा था। वो यही सोच रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये रिंग किसी और ने नहीं, एक्चुअल में एंजिया ने बाई किया है। इधर अब तक जीजी को पता नहीं था, वो सबको सोफ ही कर रही होती है कि नहीं नहीं ये रिंग तो मैंने ही खरीदा है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो मैनेजर उससे वो रिंग छीन लेता है और बोलता है कि ये रिंग जब मैंने किसी को सेल कर दिया है तो ये रिंग तुम तक कैसे ही पहुँच सकती है। जीजी का यहाँ पर बहुत ही गंदा वाला इंसल्ट हो जाता है। वो सबको शो ऑफ कर रही थी कि ये रिंग मुझे किसी ने देख करके प्रपोज किया है और यहाँ पर है किसी और ने खरीद लिया है। ये देख करके एंजिया को जो सुकून मिला था ना कि बस पूछो ही मत। वो लीरन को रिवेंज लेने में उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। तभी वहाँ पर उसे बार बार हो को कॉल आ रहा था, लेकिन वो हो का फ़ोन नहीं अटेंड करती है और उसके नंबर को भी डिलीट कर देती है क्योंकि अब उसे हो से कोई रिलेशन नहीं रखना था। लीरन यहाँ पर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है, अगर तुम हो से रिवेंज लेना चाहती हो तो। वो उसे पूछती है बताओ भाई क्या आइडिया है, क्योंकि पहला आइडिया तो उसने हो कर देख लिया, वो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। लीरन उसे कहता है कि देखो अगर तुम हो से पीछे छुड़ाना चाहते हो और तुम्हारी फैमिली से भी तुम्हें डांट नहीं खाना है तो तुम्हें मुझसे इंगेज हो जाना चाहिए। ये बात सुनते ही एंजिया शौक हो जाती है और नहीं नहीं बोलने लगती है, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में वो इतना ज़्यादा रिचेस्ट इंसान है और वो दोनों अभी जस्ट ही तो मिले हैं, तो फिर वो इस तरीके से कैसे उसे शादी के लिए हाँ कह सकती है। लीरन यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम भी मुझे दूसरों की तरह ही देखती हो कि मैं अकेले रहना ही डिज़र्व करता हूँ, मेरी कोई वाइफ या फियांसे नहीं होनी चाहिए। एंजिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में हम अभी अभी मिले हैं, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ कि हम दोनों के लिए एंगेज होना सही है या नहीं। कुछ सोचने के बाद एंजिया यहाँ पे लीरन को हाँ कह देती है, लेकिन वो कहती है कि एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि हमारा कम से कम 6 मंथ का ट्रायल पीरियड हो, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी अनजान हूँ और अगर यहाँ पर मुझे तुम्हारा बिहेवियर अच्छा लगा तो फिर मैं आगे शादी के बारे में सोच सकती हूँ। लीरन मन ही मन हंस रहा होता है, अभी तो हमारी बात इंगेजमेंट के लिए हो रही थी, चलो अच्छा है अगर एंजिया यहाँ पर शादी के लिए सोच रही है तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट ही है। वो उसकी बात मान जाता और कहता है तब तक तुम मेरे घर पर ही रहना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली वाले कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे हुआ से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तो वो ये इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि थोड़ी देर बाद वापस से लीरन आता है। तो एंजिया का पूछना था कि वो वापस से क्या कर रहा है। लीरन उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर के आया हुआ हूँ, अब कल रात वैसे भीगी थी तो उसे फीवर वगैरह था। एंजिया सोचती है कि वो उसका कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा है और वो उसे कमरे में आने के लिए बोल देती है।
कमरे में वो आता है तो वो उसे दवा पिलाने के लिए ना जाने क्यों ऐसे ये बांध करके उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है। और यहाँ पर वो बेचारी कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। लेरन अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पर उसे इस तरीके से पता लग गया कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा साइको है तो फिर वो उसे छोड़ करके चली जाएगी। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि एक्चुअल में जो रिंग उन्होंने बाय किया था वो डिलीवर हो चुका है। तो फिर वो दोनों उस रिंग को बाहर देखने के लिए जाते हैं। लीरन ने लाखों का ये रिंग जस्ट एक कोकोनट को फोड़ने के लिए ख़रीदा था। एंजिया ने सोचा था कि वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन लीरन कहता है कि जिजी का पहना हुआ रिंग तुम्हें रखने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तो बस उसका इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। और फिर यहाँ पर वो एक वीडियो बनवाता है जिसमें कि एंजिया और लीरन दोनों इस रिंग को फोड़ रहे हैं, उस कोकोनट को तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें एंजिया आ नहीं पाती है। ये वीडियो तुरंत ही वायरल होने लगता है क्योंकि लीरन बहुत अमीर था। ये वीडियो यहाँ पर जब जिजी तक पहुँचता है तो वो सोचने लगती है कि ड्रेस तो एंजिया का लग रहा है, कहीं एंजिया कैसे न कैसे करके लीरन से तो कनेक्टेड नहीं हो गई है। और उसे ये भी पता था कि उसे ने इस रिंग को इंसल्ट करने के लिए ख़रीदा था, तो उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ये पता लगाने के लिए अपने बंदे को बोल देती है कि आखिरकार एंजिया आजकल कर क्या रही है, क्योंकि वो कुछ दिनों से घर में नहीं आई हुई है। इसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, एक अच्छे से मॉल में जाती है जहाँ पर कि हेल्पर लोगों को पहले ही समझा दिया गया था कि एंजिया आने वाली है। वहाँ से वो अपने घर के हेल्पर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बाई करती है, क्योंकि उसके पास खुद के लिए तो चीज़ें थी। आफ्टर दैट वो लीरन के लिए भी एक प्यारा सा टाई बाई करती है। उसे याद आता है जब वो टाई ऐसे हो को दिया करती थी तो वो उसे छोड़ करके जिजी का दिया हुआ टाई पहनना ज़्यादा पसंद करता था। और यहाँ पर जैसे वो उन चीज़ों को खरीद करके वहाँ से लौट रही होती है तभी जिजी का फ़ैन ग्रुप यहाँ पर आ जाता है और वो लोग एंजिया का इंसल्ट करने लगते हैं। और इस तरीके से एंजिया जानती थी कि ये जिजी की तरफ से ही भेजा गया है, इसी वजह से वो उनकी बातों को इग्नोर करके जा रही थी। और लोगों ने एंजिया के पास ऐसे ब्लैक कार्ड देखा हुआ था, वो ब्लैक कार्ड का फ़ोटो वो लोग जिजी को भेज देते हैं। जिजी भी खुद देख करके कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में ये ब्लैक कार्ड एंजिया के पास आया कहाँ से, क्योंकि एंजिया के पास तो एक्चुअल में इतने पैसे ही नहीं होने चाहिए और ये ब्लैक कार्ड पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके जो ऐसे फैंस थे वहाँ पर एंजिया को तब तक परेशान कर रहे थे। जीजी भी वहाँ पर आ जाती है, वो यहाँ पर उसे आते ही सोफ करने लगती है कि अफसोस, ना जाने तुमने कहाँ से ये चोरी करके ब्लैक कार्ड लेकर के आया हुआ है, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा मुझसे तो कोई कंपेयर ही नहीं है। तुम खुद अपनी फैमिली की असली डॉटर हो, लेकिन तब भी तुम्हारे डैड मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तुम जिस कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रही थी वो भी अब तुम्हारी पेंटिंग मेरे नाम से ही जाने वाली है। एंजिया ये जानती थी कि उसके फादर ने जानबूझ करके ये जिजी के नाम पर पेंटिंग कर दी है, जो कि उसने इतने मेहनत से बनाया हुआ था, बट वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे थे इस सिचुएशन के लिए। वो वहाँ से जाने लगते उसे इग्नोर करके चीज़ें एंजिया को रोकने का कोशिश करती है, तो जो उसकी गार्ड थी एंजिया का यहाँ पर हाथ ऐसे मोड़ देती है। उसके फैंस उसे देखने लगते हैं और एंजिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं, एंजिया घर के हेल्पर लोगों को सारा ड्रेस बांट रही होती है, तभी वहाँ पर देखती है कि लेनन ने उसके लिए कुछ ड्रेसेस और रिंग्स वगैरह मंगवाए हैं, क्योंकि अब इंगेजमेंट करना था तो इन चीज़ों को भी तो देखना था ना। एंजिया काफ़ी खुश हो जाती है। जो उसकी गार्ड थी वो लेनन को बता रही होती है जीजी किस तरीके से उसे परेशान करने के लिए आई थी, और मैंने यहाँ पर जीजी को सबक सिखा दिया है, लेकिन उसके फैंस उसके लिए पंगे क्रिएट कर सकते हैं। लेनन कहता है तुम्हें पता है ना कि उन लोगों को कैसे सबक सिखाना है। गार्ड कहती है यस बस डोंट वरी, मैं एंजिया को कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। और वो उस कंपटीशन वाली बात को भी बताती है, तो लेरन सोचता है कि एंजिया को अब हैप्पी करने का वक्त आ चुका है, और वो यहाँ पर एंजिया के लिए एक पूरा ऐसे पेंटिंग का रूम ही बाय करने का डिसाइड करता है, यानी स्टूडियो। एंजिया ने यहाँ पे लेरन के लिए टाई बाय किया था। उसे डर था कि पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन लेरन को वो टाई बहुत ही पसंद आता है। वो सोचती है लेरन हो उससे बिल्कुल अलग है, शायद वो बंदा उसे सही में प्यार करता है और अब उसे उसके लाइफ में एक रियल लव आया है। वो उसे कहता है कि तुम भी इसमें से रिंग चूज कर लो जो कि इंगेजमेंट में मैं तुम्हें पहनाऊंगा। एंजिया कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, कोई सा भी रिंग चूज कर लेते। वो कहता है ऐसा कैसे, हम पहली बार शादी करने वाले हैं, अब इससे बात है कि सब कुछ तुम्हारे पसंद का होना चाहिए। लेरन की ये सारी बातें एंजिया को धीरे धीरे उसके करीब करते जा रही थी, क्योंकि आज तक हो ने कभी उसका इस तरीके से केयर किया ही नहीं।
फाइनली इतने सारे रिंग में से एंजिया को एक रिंग पसंद आता है और वो उसे कहती है आई थिंक ये ठीक रहेगा। वो भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी यही रिंग पसंद था। बाकी सारे रिंग को भी वो एंजिया के लिए रखवा देता है, लेकिन उनमें से वो एक रिंग था जो कि वो एंगेजमेंट पर पहनाने वाला था। इधर जीजी सोच रही होती है कि एंजिया गार्ड लेकर के क्यों आई थी, आजकल वो किसके चक्कर में रह रही है जो कि उसे इस तरीके से प्रोटेक्शन वगैरह मिल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे हुओ से भी तो अमीर लड़का नहीं मिल गया है जो कि इस तरीके से उसका सपोर्ट कर रहा है। वो हुओ से इसका कंप्लेन करती है और साथ ही में यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को भी उस ब्लैक कार्ड के ऑनर के बारे में पता करने के लिए बोलती है। तब तक वहाँ पर वो जीजी से मिलने के लिए आ जाता है। वो पूछने लगता है उसके हाथ में चोट कैसे लगा, तो जीजी उसे झूठ बोल देती है एंजिया ने उसे बुली किया है और मैंने उसे एक ब्लैक कार्ड के साथ देखा था, तो मैं सिर्फ उससे पूछने गई थी कि एक्चुअल में ये ब्लैक कार्ड किसका है। मुझे लगा शायद वो तुम्हें चीट कर रही है। हाँ, एक चीटर कह रहा है सामने वाले इंसान को कि शायद वो चीट कर रही है। हो जब यहाँ पर वो ब्लैक कार्ड देखता है तो सोचने लगता है कि ये ब्लैक कार्ड तो मैंने कभी एंजिया को दिया नहीं, उसके पास ये कार्ड कर क्या रहा है। जीजू से वही तो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो किसी और लड़के के साथ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ये ढक्कन लड़का हो सोच रहा होता है कि एंजिया पिछले 10 सालों से उससे प्यार करती है और वो उसे छोड़ करके कभी नहीं जा सकती है। जीजू से कहती है एक बार पता तो लगाओ कि ये कार्ड किसका है। फिर बहुओं को कहने तक नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने देखा नहीं उतने इतने सारे बॉयज़ के गिफ्ट्स खरीदे, इट्स ऑब्वियस कि वो मेरे लिए ही होने वाले हैं। आज नहीं तो कल वो मेरे घर पर ही डिलीवर करवा देगी। आखिरकार वो जाएगी कहाँ। जीजी सोच रही होती है कि ये सच में अकल का अंधा है और ऐसी चीज़ें साफ तरीके से समझ में नहीं आ रही है। वो बंदी इसे छोड़ करके कब का जा चुकी है और अभी भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि वो उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली। अगली मॉर्निंग लीरन एंजिया को वो टाई पहनाने के लिए बोलता है। एंजिया एक बार में अच्छे से टाई पहना देती तो लीरन उसे कहता है लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही टाई पहनाया हुओ को। एंजिया कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर मैं खुद एक मैनिक्विन में प्रैक्टिस किया करती थी क्योंकि हुओ ने कभी मुझे टाई पहनाने ही नहीं दिया। लीरन को यहाँ पर थोड़ा सा जेलस तो होने लगता है, बट वो अपनी जेलसी को कंट्रोल करके रखता है। यहाँ पर वो एंजिया को कहता है कि मैंने एक स्टूडियो बाय किया है पेंटिंग का, क्या वो उसे देखना चाहेगी। एंजिया मान जाती है और वो लोग चले जाते हैं उस स्टूडियो को देखने के लिए। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो एंजिया से मास्क लगा करके गई हुई थी ताकि लोग अभी लीरन के साथ उसे देख ना सकें। जीजी भी यहाँ पर आई हुई थी और जीजी यहाँ पर एज़ यूजुअल एंजिया की पेंटिंग को अपना बता रही होती है। वो यहाँ पर आता है तो वो पहली बार एंजिया का दिया हुआ टाई पहन करके आता है। वो सोचता है कि एंजिया अगर यहाँ आएगी तो वो उसका दिया हुआ टाई पहना देख करके ऑब्वियसली इमोशनल हो जाएगी और उसके पास वापस से पालतू डॉग की तरह वापस आ जाएगी। यहाँ पर जीजी समझ रही होती है कि वो ने ये जानबूझ करके किया है। लीरन और एंजिया वहाँ पर आते हैं लेकिन मास्क में एंजिया को वो पहचान नहीं पाता। हालांकि जीजी उसे थोड़ी जानी पहचानी से लग रही थी। उस पेंटिंग के बारे में जानबूझ करके यहाँ पर एंजिया पूछने लगती है। साथ ही में यहाँ पर जीजी के डैड भी आए हुए थे। लीरन यहाँ पर सबको एंजिया को अपनी फियोंसे कह के इंट्रोड्यूस कराता है तो सारे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वो यहाँ पे लीरन से बात करने के लिए जाता है लेकिन लीरन यहाँ पर उसे शुरुआत में भाव ही नहीं देता है। पेंटिंग के बारे में पूछने पर जीजी के डैड कहते हैं कि एक्चुअल में जीजी ने ये पेंटिंग बनाई है। लीरन कहता है अच्छा तो ठीक है, तुम्हें इस पेंटिंग का क्या इंस्पिरेशन मिला, ये पेंटिंग बनाने के पीछे क्या स्टोरी थी बताओ। उसके डैड कहते हैं ये पेंटिंग 6 महीने पहले एक्चुअल में कंप्लीट की गई है, तो जीजी भूल गई होगी, वो इतने सारे काम करते रहती है, एक्ट्रेस भी है, कहाँ ही इतनी सारी चीज़ों को याद कर पाएगी। एंजिया कहती है अच्छा ये पेंटिंग 6 महीने पहले कंप्लीट की गई थी, तुम श्योर हो। जीजी कहती है हाँ, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि ये एंजिया ही है। वो कहती है जहाँ तक मुझे पता है ये पेंटिंग एक्चुअल में यहाँ पर 1 साल पहले कंप्लीट की गई है और जिसने भी ये पेंटिंग बनाया था उस इंसान ने अपने इस पेंटिंग को बनाते हुए वीडियो ऑलरेडी पब्लिक कर रखी है। अब ये बातें जीजी को पता नहीं था। एंजिया तुरंत ही गार्ड्स को ऑर्डर करती है वो वीडियो प्ले करने के लिए। जैसे ही वीडियो सबके सामने आता है सब समझ जाते हैं कि जीजी झूठ बोल रही है। लीरन यहाँ पर गुस्सा होने लगता है एंजिया के डैड पर, बोलता है कि एंजिया आपकी असली बेटी है, फिर भी आप उसको सपोर्ट करने के बजाय एक एडॉप्टेड डॉटर जीजी को सपोर्ट कर रहे हो और आपने तो एंजिया का क्रेडिट ही खा लिया। अगर तुम्हें मेरी कंपनी का यह कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तुम्हें जीजी को सबके सामने एंजिया को नील डाउन करके माफ़ी मांगने के लिए बोलना होगा, वरना भूल जाना कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ। अब उसके डैड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट था, ऑब्वियस
सी बात है कि जीजी की वजह से उसकी बेइज्जती हो रही थी, तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लेने वाला था। तो जीजी को नील डाउन करने के लिए बोलता है। वो भी यहाँ पर जीजी का सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि साफ तौर से उसकी गलती यहाँ पर सामने दिख रही थी। तो जीजी फिर यहाँ पर ऐसे नील डाउन करके एंजिया को माफ़ी मांगती है। तब जाकर के एंजिया को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इनफैक्ट रियलिटी तो यही है कि अगर लीरन उसके साथ नहीं होता और वो उससे प्यार नहीं कर रहा होता, तो जो वो रिवेंज ले पा रही है वो कभी नहीं ले पाती। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जैसे डिसाइड करती है, वो एंजिया को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपना खून हमेशा अपना ही होता है। सारे लोग यहाँ पर जीजे के डैड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो तो अपनी ही बेटी को छोड़ करके दूसरी लड़की को इतना भाव दे रहा है। सबको पता चल जाता है कि एंजिया का घर का फैमिली रिलेशन पूरी तरीके से मिस्ड अप है। वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर कि एंजिया खुश थी। लीरन ने इस तरीके से उसका रिवेंज लेने में हेल्प किया। लीरन उसे कहता है, तो क्या मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड के एग्ज़ाम में पास हो रहा हूँ या नहीं। एंजिया कहती है कि हाँ, तुम तो अपना अच्छा ही इमेज मेरे सामने बना रहे हो। वो सोच रही होती है कि जो मेरे डैड और मेरा खुद का फियोंसे मुझे पसंद नहीं करता, लीरन उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा। अब वो उसे बुरा नहीं, एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। वो खुश होकर के उसे हक कर लेती है। लीरन खुश था कि वो धीरे धीरे अब उसके पास आते जा रही है। अगले दिन जैसे ही जीजी अपने जॉब के लिए निकल रही होती है, तो पहले जो उसके फैंस हुआ करते थे, अब वो लोग जीजी के ऊपर सब्जियां फेंकने लगते हैं, क्योंकि वो एक लायर है और उसने किसी और का क्रेडिट खाया हुआ है। और जा कर के हो को कंप्लेन करती है। हो कहता है, ठीक है, मैं एंजिया को इस बारे में सबक सिखाऊंगा। फिर वो यहाँ पर अपने बंदे को कॉल करने के लिए बोलता है और बोलता है कि पता लगाओ एंजिया है किधर। इधर कुछ दिनों से वो किधर है उसे इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। जीजे ने झूठ बोल दिया था कि ये पेंटिंग बनाने के बाद खुद एंजिया ने एक्चुअल में मुझे ये पेंटिंग दे दी थी। उसने बोला था कि इस पर उसका कॉपीराइट नहीं है और वो उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। इसी वजह से उसने ये पेंटिंग ऐसे पब्लिक में निकाली थी। और वो यहाँ पर जीजे की बातों का ट्रस्ट कर लेता है। एंजिया जब नीचे जाती है तो लीरन को देखती है कि उसके पास एक रबर बैंड था और वो बिल्कुल उसी की तरह रबर बैंड को देख रहा है। वो उसे जाके बताती है कि एक्चुअल में बचपन में जब मैं इस तरीके से खेला करती थी अपने दोस्तों के साथ, तो एक लड़के ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे रबर बैंड गिफ्ट किया था। लीरन को शुरुआत में लग रहा था कि एंजिया को वो याद नहीं है, लेकिन अब जब एंजिया उसे उसकी पूरी स्टोरी बताती है तो वो याद करके खुश हो रहा होता है कि कम से कम लीरन को वो याद तो है। वो बचपन से ही उसे पसंद करता था, लेकिन कभी उसके लाइफ में वो सामने नहीं जा पाया। वो उसे कहती है, ये रबर बैंड तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो कहता है कि ये मेरी एक पुरानी फ्रेंड का है, जैसे कि मैंने अब तक संभाल करके रखा हुआ है। तभी उनका हेल्पर आकर के बताता है कि लीरन और एंजिया का एंगेजमेंट का सारा पेपर प्रिंट हो चुका है और एंजिया के फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई है। एंजिया अपनी दोस्त को बताती है कि वो एंगेज्ड हो रही है। उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है कि हो से वो भी हो को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एंजिया कहती है नहीं, लीरन से वो एंगेज हो रही है। तब जा कर के वो कहती है तुमने सही डिसीजन लिया उसे छोड़ने का। इधर हो के पास भी वो एंगेजमेंट का इनविटेशन पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से उस पे लड़की कौन है उसका नाम नहीं लिखा था। तो वो देखने जाने का डिसाइड करता है, ये सोचते हुए कि आखिरकार लीरन इतनी अर्जेंटली किससे शादी कर सकता है। और उसे ये भी पता चलता है कि जीजी ने किस तरीके से क्लब में एंजिया को परेशान किया था। जीजी उसे झूठ मूठ का बहाना बनाने का प्लान करी होती है, लेकिन वो उसे कहता है एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। उसे जीजी से अब कुछ खास मतलब रह नहीं गया था। और फिर इस तरीके से वो चले जाता है ड्रेस अप हो करके इस तरीके से एंजिया से मिलने के लिए, लेकिन एंजिया से वो कांटेक्ट कर नहीं पा रहा था। यहाँ पर अब जीजी सोच रही होती कि वो उससे दूर होते जा रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो बस वो को इसलिए पटा करके रखी हुई थी ताकि यहाँ पर एंजिया उसे पसंद करती है तो वो उससे दूर रहे। नेक्स्ट एंजिया बाहर जा रही होती है। लीरन उससे पूछता है वो किधर जा रही है, तो वो कहती है वो अपने बचपन के फ्रेंड से मिलने जा रही है। अब लीरन को याद आती है वही लड़का है जिसके थ्रू उसने वो रबर बैंड भिजवाया था। वो एंजिया के साथ चलने के लिए कहता है। वो लोग जा कर के मिलते हैं। एंजिया यहाँ पे लीरन को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। लीरन यहाँ पर उस लड़के के सामने जानबूझ करके ये दिखा रहा था कि वो और एंजिया को ज़्यादा ही क्लोज है। वो यहाँ पर डोनेशन के लिए आया हुआ था। एंजिया यहाँ पर मोस्टली ऐसे ऑर्फनेज वगैरह में डोनेट किया करती थी।
बातों बातों में जब यहाँ पर वो लड़का लीरन और एंजिया की जोड़ी की बड़ाई करता है तो लीरन खुश होकर के 20 मिलियन का और ज़्यादा डोनेशन देने के लिए बोल देता है। एंजिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। डोनेशन वगैरह का बात करके वो लोग वहाँ से निकल रहे थे और इधर हुओ को भी पता चलता है कि एंजिया कौन से होटल में है, तो वो उसे देखने के लिए जाने लगता है। लीरन को यहाँ कॉल आने लगता है तो वह एंजिया को कार में चल के वेट करने के लिए बोलता है, तो वह एंजिया उस लड़के के साथ ही बाहर निकलती है। तब तक वहाँ पर हुओ पहुँचता है। वेटर से पूछने पर वह एंजिया को तो पहचान जाता है, लेकिन उसने एंजिया को हुओ लीरन के साथ नहीं जाते देखा था, इसी वजह से वो बोल देता है कि नहीं, एंजिया लीरन के साथ नहीं थी। अब वो और कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो लीरन के साथ नहीं है तो फिर वो है किसके साथ, क्योंकि जो भी वो बंदा उसके बैकअप में है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आखिरकार अगर वो लीरन नहीं है तो कौन है। जब एंजिया कार के पास पहुंचती है तो उसे उसके डैड का कॉल आ रहा होता और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम हमेशा ही इस तरीके से जीजी का क्यों ही इंसल्ट करते रहती हो। एंजिया गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। लेकिन वहाँ पर आता है, पूछता है कोई प्रॉब्लम है। एंजिया कहती है कि नहीं, सब ठीक है। उसे यहाँ पर वो का मैसेज आता है कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं आई तो उसने जो लव लेटर्स उसे लिखे हैं वो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। लीरन उसे कहता है तुमने उसे लव लेटर लिखे थे। एंजिया कहती है हाँ, जब मैं छोटी थी एज में तब मैंने उसे लव लेटर लिखे थे। लीरन से कहता है कोई नहीं, मैं एंगेजमेंट से पहले तुम्हारे लव लेटर्स तुम तक पहुँचवा दूँगा, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया खुश थी कि लीरन उसके सपोर्ट में था और जब वो जानती थी कि उसके रहते हुए कोई भी उसे बुली नहीं कर सकता है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। एंजिया हुओ को कॉल करके होटल में लव लेटर लेकर के आने के लिए बोल देती है। हुओ खुश था, वो एंजिया के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एंजिया नहीं, उसकी गार्ड आ जाती है। उस गार्ड को देखते हुए पहचान जाता है, ये तो वही है जिसने की जीजे की पिटाई लगाई थी। वो लड़की यहाँ पर हुओ को भी पिटाई लगाती है और उससे उसके वो लव लेटर्स और लव टोकन छीनते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। अब वो सोफे पे पड़ा पड़ा सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की क्यों ही इतना ज़्यादा एंजिया को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके बैकअप में है कौन। हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर कि जीजी भी आई हुई थी। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारे पैर में ऐसी चोट लगा है, कल लीरन का एंगेजमेंट है, क्या वो वहाँ जा पाएगा। वो कहता हाँ, जाना तो पड़ेगा ना, इतने बड़े बिजनेसमैन ने हमें बुलाया हुआ है। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं इसलिए जा कर के देखना चाह रहा हूँ कि आखिरकार कहीं उसकी फियांसे एंजिया तो नहीं है। जीजी इन बातों को समझ नहीं पाती है और वो हुओ के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन एंजिया रेडी हो रही थी एंगेजमेंट के लिए, तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी गार्ड आती है और वह एंजिया को उसका लव लेटर देती है, तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। कहती है अब इस बेकार से फीलिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हमें लीरन और एंजिया का एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लीरन इस तरीके से स्टेज पर एंजिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर वो और जीजी भी आए हुए थे और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे। एंजिया यहाँ पर आती है तो वो मास्क पहन करके आती है। अभी वो खुद को सबके सामने पब्लिक नहीं करना चाह रही थी। सब यहाँ पर लीरन और एंजिया की जोड़ी की बड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हुओ और जीजी जब आते हैं तो हुओ जानबूझ करके यहाँ पर लीरन को कहता है कि तुम अपनी फियांसे का शक्ल नहीं दिखा रही हो, लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अगली है। एंजिया हंसते हुए कहती है ये ट्रिक तुम्हारा सही था, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि तुम कितने ही घटिया इंसान हो और तुम सच में देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। वो कहता है हाँ भाई। वहाँ पर उसका दोस्त भी आया हुआ था और जो लीरन का दोस्त था वो ये देख करके सोच रहा होता है कि लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। एंजिया के बारे में वो पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी लोगों को बोल देता है। उसे डाउट था कि शायद इसे पहले से पहचानता है। एंजिया यहाँ पर हो के प्रोवोक करने पर अपना फेस रिवील कर देती है, अपना मास्क हटाती है, जिसे देखते ही वो यहाँ पर शॉक रह जाता है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एंजिया एक्चुअल में लीरन से एंगेज हो रही है। वो का कहना था कि एंजिया लीरन से शादी नहीं कर सकती, वो उसकी फियांसे है। जितने भी गेस्ट लोग यहाँ पर आए थे वो लोग सारे शॉक हो जाते हैं, उन्हें इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ जो यहाँ पर मिला था। एंजिया पहले वो की फियांसे थी तो उसने उसे चीट क्यों किया। वो दोनों अपने एंगेजमेंट का ड्रेस चेंज करके आते हैं। लीरन कहता है तुमने कहा कि एंजिया तुम्हारी फियांसे है, तुम श्योर हो ना। वो कहता है हाँ ऑब्वियसली।
तो लीरन का कहना था तो फिर तुम जीजी के साथ क्या कर रहे हो, जो कि इस फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, अगर तुम एंजिया से इंगेज हो तो। वो कहता है जीजी मेरी असिस्टेंट है, मेरा उससे कोई गलत रिश्ता नहीं है। जीजी सोच रही होती मैंने अपना इतना समय इस गधे के पीछे बर्बाद किया और ये पब्लिकली मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। लीरन हंसते हुए कहता है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, चलो ठीक है, तो तुम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे। वो यहाँ पर अपने बटलर को हु और जीजी के वीडियो को प्ले करने के लिए बोलता है। पार्टी में सबके सामने हु और जीजी का इंटीमेट होने वाला वीडियो यहाँ पर आ जाता है। अब सारे लोग यहाँ पर हु को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो खुद ही एंजिया के रिलेशनशिप में चीट कर रहा था, तो फिर अब यहाँ आकर के तमाशा क्यों कर रहा है। एंजिया हो को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है जब तुम जीजी के साथ खुश हो तो मेरा पीछा छोड़ो और निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। जिस टाइम तुमने जीजी के साथ इंटीमेट हुआ उसी टाइम हमारा रिलेशन ख़त्म होता है, मैटर नहीं करता कोई भी लीगल प्रोसेस हो या नहीं हो। लीजन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बोलता है हुआ को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। आफ्टर दैट पीसफुली उनका इंगेजमेंट यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट होता है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो जीजी हुआ को आइडिया देती है मेरे पास एक आइडिया है जिसके थ्रू हम लोग एंजिया का इंसल्ट कर सकते हैं। लीन के सपोर्ट में तो वो कुछ ज़्यादा ही उछल रही है। वो उसे अपनी फिल्म की सेकंड हीरोइन बनाने के लिए बोल देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इसके लाइफ की सबसे बड़ा बुरा डिसीजन होने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इंगेजमेंट के बाद लीरन और एंजिया घर पहुँचते हैं। एंजिया लीरन को थैंक्स बोलती है इस तरीके से उसका रिवेंज लेने में। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगी। एंजिया कहती है हाँ बोलो। वो कहता है कि आज हमारी इंगेजमेंट हुई थी तो आई नो कि मैंने बॉयफ्रेंड के टेस्ट को पास नहीं किया अब तक, लेकिन बस मैं तब तक तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ जब तक तुम नींद में नहीं चली जाती या फिर तुम सो नहीं रही होती, मुझे तुम्हें सोते हुए देखना है। तो एंजिया सोचती है लीरन ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है, तो फिर वो उसकी बात को मान जाती है। लेकिन जब एंजिया गहरे नींद में चली जाती है तो लीरन उसे किस करता है और ये बात उसे पता नहीं था। रात में एंजिया एक बुरा सपना देख रही होती है जहाँ पर कि लीरन ने इस तरीके से उसे कमरे में बंद करके रखा हुआ है और वो काफ़ी घबराई हुई है। अगली सुबह जब वो जगती है सपना देख करके तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एक सपना देख रही है। लीरन तो उसके साथ इतना कामली बिहेव करता है, वो उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। उठ करके जब वो वॉशरूम में जाती है तो अपने बॉडी पर इस तरीके से बाइट के मार्क देखती है। वो कंफ्यूज थी कि चल क्या रहा है। नीचे जाती है, लीरन को बताती है कि क्या तुम्हें भी उस कीड़े ने कट किया क्या, देखो ना उसने मेरी पूरी बॉडी पर इस तरीके से बाइट मार्क दिए हुए हैं। अब लीरन मनी मन स्माइल कर रहा था कि एंजिया को पता नहीं चला कि कल रात ये बाइट मार्क एक्चुअल में उसने दिए हैं। फिर वह दवा मंगवा करके एंजिया के चोट पर ऐसे मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। अगली मॉर्निंग एंजिया यहाँ पर अपनी मॉम के ग्रेव पर लीरन को लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी मॉम साइड के फैमिली को ढूंढने का कोशिश करूँगा, क्योंकि लीरन जानता था कि एंजिया की फैमिली उसे प्यार नहीं करती और शायद मॉम साइड की जो फैमिली है वो उससे प्यार करे। इधर एंजिया अपनी पेंटिंग बना रही होती है तो एक आदमी उसकी फ़ोटोज़ ले रहा था, तब तक उसकी गार्ड्स उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि एक्चुअल में एक डायरेक्टर हूँ। एंजिया उसे देख के पहचान जाती है। वो कहता है कि एंजिया की ब्यूटी को मैं देख करके मिसमराइज होकर उसे अपने शो में कास्ट करना चाहता हूँ। कुछ सोच करके एंजिया उसकी बात मान जाती है। घर जा करके वो लीरन को ये बात बताती है। शुरुआत में तो लीरन मान नहीं रहा था क्योंकि उसे एंजिया से दूर नहीं रहना था, लेकिन फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, तो वो मान जाता है। दूसरे सीन में हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि उसी पिक्चर में काम कर रही होती है और वो फोर्थ फीमेल लीड का रोल यहाँ पर कर रही थी। एंजिया को वहाँ देखते ही वो सोचने लगती है कि शायद उसका प्लान काम करने वाला है। एंजिया यहाँ पर काम करने के लिए आई है तो वो उसे आसानी से परेशान कर सकती है। डायरेक्टर उन दोनों के रिलेशनशिप को जानता था, इसी वजह से उन दोनों को सिर्फ अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलता है। जीजी हाँ में हाथ मिला देती है, लेकिन वो हार कहाँ मानने वाली थी। तभी हम लोग देखते हैं कि लीरन यहाँ पर एंजिया से मिलने के लिए आ जाता है। एंजिया कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो लीरन का कहना था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और मुझे लगा कहीं तुम्हें यहाँ कोई बुले नहीं करे, आज तुम्हारा डे 1 है, इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। सबको पता चलता है कि लीरन और एंजिया इतने करीब हैं तो कोई भी अब एंजिया को बुली करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये जो बंदा था वो एक्चुअल में इस मूवी में हीरो का रोल करने वाला था, लेकिन वो काफ़ी रूडली एंजिया से बिहेव करता है।
एंजिया को वो सोच रहा होता है कि वो एक न्यू कमर है, लेकिन एंजिया उसकी बातों का बुरा नहीं मानती है और चुपचाप अपना प्रैक्टिस वगैरह करने लगती है। कल का अगला सीन यहाँ पर उस बंदे के साथ होने वाला था, तो वो चली जाती है बात करने के लिए। वो दोनों यहाँ पर अपनी शूट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जीजी को हम लोग देखते हैं जो कि इस वीडियो को गलत एंगल से रिकॉर्ड कर लेती है और उसे एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, ये कहते हुए कि एंजिया के गलत रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो जाता है। वो छुप करके इस तरीके से एंजिया और उस हीरो के वीडियोस को रिकॉर्ड किया करती थी, और ये बात अब तक उनके क्रू मेंबर तक नहीं पहुंचा था, खुद एंजिया को भी नहीं पता था। इस तरीके से एंजिया के जब ये वीडियोस लीरिन तक पहुंचते हैं तो वो इन वीडियोस को देख करके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। इनफैक्ट वो जेलस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ जाते ही एंजिया किसी और में इंटरेस्ट लेने लगी है। अब वो गुस्से में उस प्लेस के लिए पहुँचता है। एंजिया का तो पता ही नहीं था। वहाँ जाते ही वो एंजिया को कहता है कि चलो आज का शूट कंप्लीट हो गया ना, घर चलते हैं। और एंजिया के साथ 1-2 दिन रहने के बाद वो जो हीरो था सोच रहा था कि लड़की एक्चुअल में काफ़ी इनोसेंट है, शायद मैंने इसे गलत समझ लिया। दूसरी तरफ एंजिया लीरन के साथ घर जाती है तो वह बहुत ही गुस्सा था, सोच रहा था कि वो वापस से एंजिया को उसी तरीके से कमरे में बंद कर दे, बट फिर सोचता है कि नहीं, अगर दोबारा उसने अपनी बात को रिपीट किया तो वो उसे छोड़ करके चली जाएगी। एंजिया उसे पूछती है हुआ क्या है, आखिरकार वो गुस्सा क्यों है ये तो बताए। तो इस बात पर लीरन का कहना था कि वो उस लड़की के साथ इतना ज़्यादा क्लोज क्यों थी। वो हंसते हुए कहती है कि वो उसका एक्टर है, जो वो वीडियो देख रहा है एक्चुअल में वो एडिटेड वीडियो है। वो दोनों तो इतने क्लोज भी नहीं थे। मैं घबरा गई कि शायद अब तो मुझे पसंद नहीं करते और मुझे छोड़ करके जाने के लिए बात कर रहे हो। लीरन कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लीरन ने यहाँ पर पता लगाने के लिए बोला था कि किसने यहाँ पर एंजिया के वीडियोज़ को इस तरीके से एडिट करके डाला है, और जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो जीजी है तो वो बहुत ही भड़क जाता है। एंजिया उसे कहती है कि मुझे इस लड़की को सबक सिखाना है। वो कहता है, लेनिन कहता है बस इतनी सी बात। वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बाकी चीज़ें वो हैंडल कर लेता है। हो और जीजी का वो प्राइवेट वीडियोज ये लिखते हुए इंटरनेट पर डलवा देता है कि जीजी ने अपनी ही बहन के फियांसे के साथ चीट किया, उसका उसके साथ अफेयर था, जिस वजह से कि उनका रिश्ता टूट गया। जब ये बात यहाँ पर जीजी तक पहुँचती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है। जो उसका प्रोड्यूसर था वो यहाँ पर आता है और जीजी को इस शो से निकाल देता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुछ भी ऐसा कांड मत करना कि हमारा ये शूटिंग पर प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम सुनी नहीं। जीजी माफ़ी मांगने लगती है। ये शूट उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन वो डायरेक्टर अब उसकी बात नहीं सुनने वाला था और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जीजी वहाँ से घर जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो किससे हेल्प ले, तो वो हो से कॉल करती है। हो इस वक्त किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होने के बाद सो रहा था। ये बात जीजी को नहीं पता था। वो उसे सारा सिचुएशन बता करके हेल्प के लिए बोलती है। वो कहते हैं ठीक है, वो इस बारे में बाद में ध्यान देगा, अभी वो बिजी है। लेकिन तभी वो उस लड़की का वॉइस सुन लेती है और जीजी समझ जाती है कि वो किसी और लड़की के साथ है। वो काफ़ी गुस्से में हो को ट्रैक करते हुए उस होटल में पहुँच जाती है जहाँ पर कि वो स्टे किया हुआ था। उसने अपने साथ साथ रिपोर्टर्स को भी बुलाया हुआ था और यहाँ पर लीरन उसका हेल्प कर रहा होता और उसने उसके कमरे नंबर भी बता दिए थे कि वो किस कमरे में है। जब जीजी उसके कमरे में जाती है तो वो हुओ को उस लड़की के साथ देख लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। जो रिपोर्टर्स थे वो इनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे होते हैं। एक चीटर को जीजी ने चीट किया था। ऑब्वियस सी बात है कि उसे धोखा के अलावा कुछ और मिलने नहीं वाला था। कहते हैं ना, वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। हो भला जीजी के साथ केवल कैसे ही रह सकता था। जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने अपना सारा समय तुम्हारे पीछे पर बात किया और तुम्हारे चक्कर में मेरा सारा करियर ख़त्म हो गया और तुम दूसरे के साथ मुंह मार रहे हो से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जिसका मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया वैसे लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। अब तो तुम वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं अब इससे बात है कि इस लड़की से शादी करूँगा जो मेरे बिजनेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट लाने वाली है। ये सारी बातें सुन करके जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। पास का रखा नाइफ उठा करके वो उस लड़की को हर्ट कर देती है। वो ये देख करके घबरा जाता है। अब इस तरीके की कांड की वजह से जीजी को जेल हो जाता है क्योंकि उसने किसी का मर्डर करने का कोशिश किया था। वो जल्दी जल्दी उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। एंजिया इन चीज़ों को जब न्यूज़ में देखती है तो वो काफ़ी खुश हो रही होती है। उसे पता था कि लीरन ने ये सब कुछ कराया है। वो उसे थैंक्स कहती है और कहती है तुम्हारे साथ ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। अगर मैं अकेले होती तो शायद इन चीज़ों को कभी नहीं कर पाती और देखो तुमने चुटकियों में ही इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एंजिया इतना खुश थी कि वो लीरन के साथ नाइट स्पेंड करने का डिसाइड करती है। हालांकि वो काफ़ी नर्वस भी थी
क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। लीरेन इसी टाइम का तो वेट कर रहा था। इतने टाइम से वो एंजिया को अपना बनाने का कोशिश कर रहा था। इंटीमेट होने के बाद वो दोनों सोते हैं। अगली मॉर्निंग जब एंजिया जगती है तो वो उठ रही थी तो अचानक से वो बेड से स्लिप करती है। उसका सर यहाँ पर पास रखे टूल से टकराता है और उससे अजीब से विजन्स आ रहे थे, जहाँ पर कि लीरेन ने उसे बंद करके रखा हुआ। वो समझ जाती है कि ये केवल उसके विजन या सपने नहीं थे, ये इसकी लाइफ की रियलिटी है। वो भी रिबर्थ लेकर के आई, उसे इस बात का एहसास हो चुका था। लीरेन जब जगता है तो एंजिया उससे काफ़ी डर रही थी और उससे दूर दूर रह रही होती है। काम का बहाना करके वो वहाँ से निकलती है। लीरेन समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या। एंजिया वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी गार्ड उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देती हूँ। एंजिया कहती है कि नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं जा रही हूँ और प्लीज़ मुझे फॉलो मत करना। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसका अंकल उसे लेने के लिए आया हुआ था। वह एंजिया को बताता है कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम मेरी बहन हुआ करती थी। हम सबसे रिश्ता तोड़ने के बाद उन्होंने तुम्हारे डैड से शादी कर लिया था। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, बट फाइनली मुझे अब तुम्हारे बारे में पता चला है। एंजिया अपने अंकल के साथ जाने का डिसाइड करती है ताकि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए लीरेन से पीछा छूट सके, और फाइनली उसे अब अपनी एक फैमिली मिल रही थी तो भला वो क्यों नहीं जाती। इधर लीरेन को डाउट होता है। वो गार्ड भी लेकर के नहीं गई, ऊपर से उसके साथ उसका इतना अजीब भी है। वो समझ गया कि एंजिया को भी उसकी तरह इस बात का एहसास हो गया है कि वो रिबर्थ लेकर के आई हुई है। इसी वजह से वो उससे इतना दूर दूर रह रही है और उससे अब घबरा भी रही है। एंजिया अपने घर वालों से मिलती है, जिसमें से कि एक उसका एक्टर भाई भी था, जो कि एंजिया को देखती कहते मुझे लगा ही था कि मेरा तुमसे कोई और रिलेशन ज़रूर है, तुम काफ़ी मुझे जानी पहचानी सी लग रही होती हो। तभी वहाँ पर लीरेन वापस से एंजिया से बात करने के लिए आता है। एंजिया जानती थी कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। वो उसे बात करने के लिए जाती है और कहती है कि देखो, मैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से तुमसे नफरत भी करती हूँ और उतना ही प्यार भी करती हूँ, तो तुम मेरे सिचुएशन को समझो। मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए एक दूसरे के लिए। आई नो तुमने पिछले जन्म में मेरे साथ क्या किया है। लीरेन कहता हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस घर चलो। एंजिया कहती है नहीं, आई थिंक कि हम दोनों को थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहिए, तभी मुझे एहसास होगा कि एक्चुअल में मैं तुमसे प्यार करती हूँ नहीं। और वो लीरेन को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके भाई लोग कह रहे होते हैं कि क्या लीरेन तुम्हें परेशान कर रहा है, और कर रहा है तो बताओ, हम उनसे कमज़ोर नहीं है, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया कहती है नहीं अंकल लोग, वो मुझे परेशान नहीं करो, और प्लीज़ ये बात आप ग्रैंडफादर को मत बताना, वरना वो यहाँ पर इस तरीके से लीरेन को छोड़ेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहती ऐसा। ये हम दोनों के बीच का पर्सनल मैटर और मैं खुद ही इस चीज़ को हैंडल आउट कर लूँगी। तो उसका अंकल लोग उसका बात मान जाता है। काफ़ी लेट नाइट तक लीरेन एंजिया के घर के बाहर ही खड़े रहता है। अगली सुबह जब एंजिया जगती है तो उसका अंकल उसे बोल रहा होता है कि तुम खुश तो हो ना हमारे साथ, ताकि एंजिया कहती है ऑब्वियसली। वो शूट पर वापस लौट रही होती है, तभी हुओ को हम लोग देखते हैं, जो कि लीरेन के सामने ही एंजिया को किडनैप कर लेता है और उसे वहाँ से लेके जाता है और कहता है तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा करियर खा गया लीरेन ने, और मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक लीरेन एंजिया को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाता है। हुओ एंजिया को बचाने के लिए लीरेन को खुद को हर्ट करने के लिए बोलता है। लीरेन एंजिया को सेव करने के लिए खुद को हर्ट करने के लिए भी तैयार था। जैसे तैसे करके वो यहाँ पर एंजिया का जान बचाता है। पुलिस वगैरह वहाँ पर आ गई थी और वो लोग हुओ को पकड़ के लेके जाते हैं। लीरेन को ऐसे इंजर्ट दे करके एंजिया काफ़ी घबरा जाती है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। उसे एहसास हो गया था कि हुओ एक्चुअल में उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। जब लीरेन को होश आता है तो वो उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है और कहती है कि उसे एहसास हो गया है कि लीरेन उससे कितना प्यार करता है। और बस सी बात है, चाइनीज़ ड्रामा है, बिना किडनैपिंग या चाकू लगने के सीन के तो कहानी एंड हो नहीं सकती है। लास्ट में लीरेन की मॉम एंजिया से मिलने के लिए आती है। वो एंजिया से मिलकर के काफ़ी खुश थी। लीरेन भी एंजिया को अपने फैमिली वालों से मिलवाता है। सारे लोग एंजिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। एंजिया का बैकग्राउंड भी अब स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सारे विलन का खात्मा हो चुका था। कहानी के एंडिंग में लीरेन और एंजिया फाइनली शादी कर लेते हैं। तो इस ऑब्सेस्ड पर्सन को उसका ऑब्सेशन मिल जाता है, यानी कि एंजिया मिल जाती है, और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।